हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CMA स्टूडेंट कॉर्नर। माई सेल्फ ऋतिका जांगिड। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है रेजिडेंशियल स्टेटस। ओके, तो जैसे कि अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि रेजिडेंशियल स्टेटस जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जस्ट बिकॉज अगर अपन को रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं पता होगा किसी इंडिविजुअल का, तो उस केस के अंदर अपन इंडिविजुअल, कंपनी, HUF, AOP, BOI सबका, है ना, हर चीज़, हर इंसान का अगर अपन को नहीं पता होगा तो उसकी वजह से अपन ये नहीं पता कर पाएंगे कि जो उस पर टैक्स लाइबिलिटी जो निकालेंगे वो किस रेट से अपन टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज अपन यही जानते हैं कि किस तरीके से अपन किसी इंडिविजुअल, AOP, BOI, कंपनी, HUF या फिर कोई और अदर्स का रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करते हैं। ओके, सबसे पहले अपन बेसिक्स पढ़ते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस है क्या, किस किस पे लगता है, क्या काम आता है ना। सबसे पहली बात, इनकम टैक्स लॉ डिटरमाइन टैक्सेबल इनकम ऑफ एवरी पर्सन बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। जैसे कि मैंने आपको कहा, जो इनकम टैक्स लॉ है वो टैक्सेबल इनकम पे जो टैक्स लाइबिलिटी अपन कैलकुलेट करते हैं वो ये देख के करते हैं कि वो रेजिडेंट पर्सन है या नहीं है। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एवरी पर्सन इज डिटरमाइंड फॉर एवरी प्रीवियस ईयर। जरूरी नहीं है कि जो इस साल रेजिडेंट रहा है वो अगले साल भी रेजिडेंट रहे। ओके, तो हर प्रीवियस ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस निकलता है। The concept of citizenship and residential status are different from each other. Citizenship का और residential status का मतलब अलग है, they are not same. ठीक है, it is possible that a person is resident of more than one country at the same time for the previous year. देखिए, जो अपनी कंडीशंस होती है ना, जैसे कि अपन आगे पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या कंडीशन से अपन डिटरमाइन करते हैं कि वो रेजिडेंट है या नहीं है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो इस इंडिया में भी रेजिडेंट है और वो बाहर भी रेजिडेंट है, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर रेजिडेंट हो सकता है वो। ठीक है, इट्स नॉट कंपलसरी कि अगर वो एक जगह पे रेजिडेंट हो गया तो वो दूसरी जगह पे रेजिडेंट नहीं हो सकता। ठीक है, अब अपन देखेंगे इसके अंदर कि कौन कौन से पर्सन के, डिफरेंट टाइप के पर्सन्स के अपन रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे। रेजिडेंशियल इंडिविजुअल का जब भी अपन को निकालना है तो अपन सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन 1 के पास जाएंगे। अगर अपन को HUF का निकालना है तो उस केस में अपन सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 2 के पास जाएंगे। अगर अपन को कंपनी का निकालना है तो उस केस में सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 3 के पास जाएंगे। और अगर इन तीनों के अलावा अगर किसी अदर का निकालना है अपन को तो सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 4 के पास जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल के केस में कैसे निकालते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1। बेसिक कंडीशंस क्या है, देखिए, सबसे पहली कंडीशन है स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो इंडिविजुअल है वो जो लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होता है, प्रीवियस ईयर है अपना, उसके अंदर वो 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा देर के लिए स्टे करा हुआ होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज। पिछले साल जो है तुम्हारा प्रीवियस ईयर, उसके अंदर तो 60 डेज, और उस प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पिछले जो 4 साल है उसके अंदर 365 डेज या फिर मोर। क्या बोला, स्टेड इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड हैज़ बीन इन इंडिया ड्यूरिंग 4 years इमीजिएटली प्रीसीडिंग, ठीक है, प्रीवियस ईयर फ्रॉम फॉर द पीरियड ऑफ 365 डेज और मोर। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ, ये है 2020, 2021, 2020, 2019 एंड 2018। ठीक है, ये हो गया। अपन को इस ईयर का निकालना है, ये अपना करंट ईयर चल रहा है। ठीक है, ये अपना हो गया प्रीसीडिंग ईयर। अब इस प्रीसीडिंग ईयर में तो 60 डेज, ठीक है, या तो 60 डेज या फिर फर्स्ट कंडीशन अगर फुलफिल करा है तो 182 डेज होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो उसके बाद में क्या है, 60 डेज और इसके जो प्रीसीडिंग 4, यहाँ पे एक और ले लो, 217, इन 4 years के अंदर कितने होने चाहिए, 365 डेज होने चाहिए सबको मिला के, एग्रीगेट के सेंस में। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। इन दोनों में से एक कंडीशन पूरी हो जाती है तो भी वो रेजिडेंट कहलाएगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाता है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, अगर किसी कोई केस है जिसके अंदर है ना वो रेजिडेंट तो कहला दिया, अब अपन ये कैसे पता करेंगे कि वो ROR है या RNOR है, मतलब
कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, तो इसको करने के लिए पहले अपन एडिशनल कंडीशन पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको स्पेशल कंडीशंस पढ़ाऊंगी। ठीक है, एडिशनल कंडीशंस क्या है वो अपन पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 6 के अंदर। एन इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इफ इन इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर इफ बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, और अगर नहीं हो पाती है, एक हो पाती है, तो उस केस में वो ROR कहलाएगा, और अगर दोनों ही नहीं हो पाती है तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। अब कंडीशंस क्या है अपन वो पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन है रेजिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब जैसे मैंने आपको इस एग्जाम्पल में दिया था, करंट ईयर था अपना 2020 और प्रीवियस ईयर था 2021, तो अपन को क्या करना है 2021 से लेके जो पिछले 10 साल था, पिछले जो 10 साल है उसके अंदर अपन को देखना है कि क्या वो कभी भी 2 बार रेजिडेंट रहा है। अब वो कंडीशन कोई सी भी हो सकती है, क्योंकि रेजिडेंट बनने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना इट्स नॉट कंपलसरी। रेजिडेंट बनने के लिए अपन को सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफिल करनी है, राइट। और दूसरी कंडीशन है स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज ड्यूरिंग 7 years immediately preceding the relevant previous year। मतलब अगर 2022 है तो 2021 से लेके पिछले 7 साल, ठीक है, पिछले 7 सालों के अंदर अगर वो टोटल मिला के 730 डेज रह गया, इंडिया में रहता है, तो वो इंडिया में मतलब वो रेजिडेंट ROR और RNOR की कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए देखा जाएगा। ठीक है, अब मानिए कि मिस्टर राम है, उन्होंने दोनों सबसे पहले तो 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल कर ली और फिर ये दोनों कंडीशन भी पूरी कर ली। तो मैंने क्या कहा, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, बेसिक में से एक कर ली और एडिशनल में से दोनों कर ली, तो उस केस में वो रेजिडेंट कहलाएगा। वो भी कौन सा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर उन्होंने एक कंडीशन तो बेसिक की कर ली और दोनों में से एक कंडीशन एडिशनल की कर ली, तो उस केस में क्या होगा, वो रेजिडेंट तो कहलाएगा लेकिन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, और अगर कोई है केस जिसने ना तो वो रेजिडेंट है, अब भाई जब रेजिडेंट ही नहीं है तो आगे क्वेश्चन तो अराइज ही नहीं होता, तो नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब अपन देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, हम सिर्फ 182 डेज वाली ही कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आती है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, ठीक है, अगर लीव कर रहा है इंडिया को फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पस आउटसाइड इंडिया एज अ मेंबर ऑफ क्रू और इंडियन शिप, तो उस केस के अंदर सिर्फ 182 डेज वाली ही कंडीशन अपन चेक करते हैं। दूसरा केस क्या है, पहले ऐसा था, देखिए इसमें अमेंडमेंट था, अमेंडमेंट है, बट पहले मैं आपको वो पढ़ाना चाहती हूँ कि पहले क्या था, फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि अमेंडमेंट क्या आया है। पहले ऐसे कहते थे, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, ठीक है, जो इंडियन ओरिजिन मतलब इंडिपेंडेंस से पहले का बॉर्न है, ठीक है, इंगेज इन बिजनेस एंड एम्प्लॉयड आउटसाइड इंडिया, इंगेज कर रहा है किसी बिजनेस में और एम्प्लॉय कर रहा है बाहर, मतलब आउटसाइड इंडिया वो काम कर रहा है, हु कम्स इन इंडिया टू विजिट इंडिया। अगर कोई इंडियन सिटीजन जो कि इंडियन ओरिजिन है, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले बॉर्न हुआ है, उसका बिजनेस बाहर चल रहा है या फिर एम्प्लॉयमेंट में है वो बाहर, लेकिन वो यहाँ इंडिया में विजिट करने के लिए आया है, तो उस केस में पहले अपन सिर्फ 182 डेज की कंडीशन चेक करते थे। बट अब इसके अंदर अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या है, देखिए ये रहा, इसमें अमेंडमेंट ये है, अगर कोई इंडियन सिटीजन, कोई इंडिविजुअल, देखिए ऐसे पढ़िएगा, है ना, यही है ना, हाँ, अगर कोई इंडिविजुअल जो कि इंडियन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन है और कमिंग इंडिया फॉर विजिटिंग पर्पस के लिए अगर आ रहा है, और अगर उसकी टोटल इनकम विदाउट आउटसाइड इनकम अप टू 15 लाख है, तो उस केस में वी विल ओनली सी सेक्शन सबसेक्शन 1 6 सबसेक्शन 1 की एक ही कंडीशन, दैट इज 182 डेज वाली कंडीशन। अभी तक तो कुछ भी चेंज नहीं है, क्योंकि अप टू 15 लाख जुड़ गया, अगर पहले भी नहीं जुड़ता तो भी अपन यही करते थे, जैसे कि अपन को पता है कि ओल्ड प्रोविजन क्या कहता था। अब नेक्स्ट अप इज, अगर व्हाट इफ, अगर उसकी जो टोटल इनकम है जो आउटसाइड इनकम को छोड़ के है, तो उस केस के अंदर क्या हो, अगर 15 लाख से ज़्यादा हो, तो उस केस में क्या करना है, अपन को 2 कंडीशंस देखनी है। बट इस जगह पे ध्यान रखिएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसके अंदर से वो ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। क्या बोला मैंने, उस केस में अगर मतलब कोई इंडियन इंडिविजुअल है जो इंडियन सिटीजन है, जो इंडियन ओरिजिन है, इंडिया आ रहा है किस पर्पस के लिए, विजिट करने के लिए, और उसकी टोटल इनकम विदाउट आउटसाइड इनकम अगर मोर देन 15 लाख है, 15 लाख है, तो उस केस में 2 कंडीशन देखेंगे।
पहली कंडीशन इज 182 डेज और मोर, ठीक है, यहाँ तक तो सेम है। नेक्स्ट अप इज सेकेंड कंडीशन, पहले अपन 60 डेज और 365 डेज की कंडीशन देखते थे, राइट, मैंने आपको बताया था, बट इसमें क्या है 120 डेज और मोर और 365 डेज इन लास्ट प्रीसीडिंग 4 फाइनेंशियल ईयर। 365 तो वो का वही है, बट यहाँ 60 की जगह क्या हो गया 120, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना कि चाहे ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई कर ले, ठीक है, दोनों में से एक कंडीशन कर ले, फिर वो ROR और RNOR की जो दो मैंने एडिशनल कंडीशन बताई थी आपको सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन 6 के अंदर, अगर वो दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई कर लेता है ना, लेकिन फिर भी ये सिर्फ RNOR ही रहेगा ऑलवेज। क्या बोला मैंने, नाउ ही इज रेजिडेंट बट ही विल ऑलवेज बी RNOR। तो जब भी आपका ऐसा केस आता है ना, तो आपको सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 की कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपन को डायरेक्टली पता है कि RNOR ही रहेगा। देखिए मैं पूरी डेफिनेशन नहीं बोल रही, अब मैंने आपको बता दिया ROR का क्या मतलब होता है, RNOR का क्या मतलब होता है और NR का क्या मतलब होता है, ठीक है। ये था इसके अंदर अमेंडमेंट। अब अपन नेक्स्ट अप पढ़ते हैं, है ना, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब देखिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है। सबसे पहला, अराइवल एंड डिपार्चर डेट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल पीरियड स्टेड इन इंडिया। अगर अपन को अराइवल की और डिपार्चर की डेट दे रखी है कि किस दिन वो आया है और किस दिन वो गया है इंडिया से बाहर, तो उस दिन को अपन इंक्लूड करेंगे टोटल पीरियड स्टेड इन इंडिया के अंदर, ठीक है। कंटिन्यू स्टे इन इंडिया इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि आप कंटिन्यू स्टे कर रहे हो कि 182 डेज पूरे में रहना पड़ेगा, नो। अगर आपने जनवरी में 10 दिन रह लिए, फरवरी में 4 दिन रह लिए, मार्च में, दिसंबर में, नवंबर में, इन सब में आप थोड़े थोड़े डेज करके रह गए हो, तो आप टोटल देखोगे पूरे फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। नेक्स्ट अप इज क्लियर दिख रहा है, एक सेकेंड। A person is said to be an Indian origin if he or either his parents or any of his grandparents, both marital or was born in undivided India। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर इंडिपेंडेंस से पहले अगर आपके कोई जो बॉर्न हुए हुए हैं तो उनको अपन इंडियन ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अप इज For a ship crew member, the period of stay in India shall not include the period from the date of joining and ship till the signing off। ये क्या कह रहा है, जो मैंने आपको कहा था ज्वाइनिंग और साइनिंग ऑफ की डेट इंक्लूड करी जाती है, बट शिप के केस के अंदर अपन उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ओके। नेक्स्ट अप इज अपन रेजिडेंशियल स्टेटस देख रहे हैं किसके केस के अंदर, HUF के केस के अंदर, फर्म के केस के अंदर और AOP के केस के अंदर। देखिए जब HUF, AOP और ये सब केस आता है, HUF का जो स्टेटस होता है ना, वो उसके मतलब देखिए उस पहले अपन 2 कंडीशंस देख रहे थे, बट इस कंडीशन के अंदर उसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल्ली है तो उस केस के अंदर वो रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। फुल्ली इन इंडिया है या पार्टली इन इंडिया है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा, बट फुल्ली आउटसाइड इंडिया है ना, तो उस केस के अंदर क्या होगा, वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। बट अगर अपन को फॉर एग्जांपल मान लीजिए रेजिडेंट हो गया कि मिस्टर राम है जिनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो पार्टली इंडिया के अंदर है, तो उन्होंने 2 में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, फुल्ली या पार्टली में से, है ना। तो जैसे ही हुआ तो वो रेजिडेंट तो बन गए। अब अपन को देखना है कि वो ROR है या फिर RNOR है। तो HUF विल बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट इफ द कर्ता इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट और अदरवाइज। HUF का ROR और RNOR उसके कर्ता पे डिपेंड करता है। क्या बोला मैंने, जैसे ही अपन को पता चल गया कि HUF रेजिडेंट है, अब अपन को देखना है कि वो ROR है या RNOR है। कौन सी 2 कंडीशन, सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन 6 की कंडीशन कि या तो वो पिछले 10 साल के अंदर प्रीसीडिंग ईयर के अंदर 10 में से 2 बार रेजिडेंट रहा हो, या फिर प्रीसीडिंग 7, राइट, हाँ, पिछले 7 सालों के अंदर 730 डेज वो रहा हो एग्रीगेट मिला के। तो ये जो है वो अपन कंपनी का या HUF का चेक नहीं करेंगे, वो अपन कर्ता का चेक करेंगे। HUF का जो होता है ना, HUF का ROR और RNOR उसके कर्ता पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, इस पर ट्रिकी क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अप इज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। कंपनी के केस में देखना है अपन को, तो कंपनी का जो है वो सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन 3 है,
जो कंपनी इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ इट इज़ एन इंडियन कंपनी, अगर वो इंडियन कंपनी होगी तो। दूसरा, द प्लेस एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट दैट इज पोएम इज इन इंडिया इन प्रीसीडिंग ईयर, अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है, जो मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि उनके जो की डिसीजंस होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कि नेसेसरी डिसीजंस है, वो कंट्रोल करे जा रहे हैं कहाँ से, इंडिया में से। पोएम मीन्स द प्लेस वेयर द की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन नेसेसरी फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एज अ होल और अ सब्सटेंस मेड। ठीक है, अगर ये इंडिया में से करे जा रहे हैं प्रीसीडिंग ईयर के अंदर, तो उस केस के अंदर कंपनी रेजिडेंट कहलाएगी, और अगर नहीं हो रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट अप वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन 1A। ठीक है, क्या है ये, डीम रेजिडेंट है, मतलब अगर वो कहीं और रेजिडेंट नहीं है और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो हमारे यहाँ पे रेजिडेंट माना जाएगा। क्या है, कोई इंडियन सिटीजन है, नॉट रेजिडेंट फॉर एनी कंट्री, वो कहीं पे भी रेजिडेंट नहीं है, वो बहुत शाना था, उसने क्या करा, वो उसने सब कंट्रीज़ के लॉ पढ़ लिए। जैसे कि अगर अपने 182 डेज़ वाली कंडीशन है तो वो क्या करता था, 181 डेज़ पे ही चला जाता था, वो घूमता ही रहता था। तो वो क्या करता था, टैक्स बचाने की कोशिश करता था, बट अपनी लॉ जो है, एक बार के लिए जो अपनी गवर्नमेंट है वो भी इतनी तो है नहीं ना, राइट। तो इस केस के अंदर उन्होंने ये वाला डीम रेजिडेंट का केस निकाला। दैट इज, अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो कि नॉन रेजिडेंट फॉर एनी कंट्री, जो कि नॉन रेजिडेंट है किसी और कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, अगर उसकी टोटल इनकम मोर देन 15 लाख है अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम, तो उस केस के अंदर ही और शी विल बी डीम रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड RNOR ही होगी वो। ठीक है, नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम, दैट इज सेक्शन नंबर 5। ठीक है, द इंसिडेंट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ इंडियन डिपेंड्स अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस of the person and the scope of total income source of the income classified under। देखिए, स्कोप ऑफ टोटल इनकम अपन को ये बताती है कि जो इनकम है वो अक्रूड इन इंडिया है, रिसीव इन इंडिया है, या डीम टू अक्रूड इन इंडिया है, या फिर डीम टू बी रिसीव इन इंडिया है। ये सारी कंडीशंस अपन इसके अंदर देखते हैं। अब ये कुछ इंसिडेंट है, क्या है, इंसिडेंट ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। सबसे पहले ROR, RNOR और NR। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर कोई इंडिया में इनकम अर्न करी है, टैक्स ROR जो होता है ना, ROR जो होता है वो हर केस में टैक्स देता है, ये बात मान के चलिए आप, है ना। वो टैक्सेबल इन इंडिया है, टैक्सेबल इन इंडिया, टैक्सेबल इंडिया, क्योंकि इंडिया इज इंक्लूडेड। ठीक है, अगर वो इंडिया में नहीं है, वो फॉरेन इनकम है, तो मैंने क्या कहा था, ROR तो चाहे कोई भी केस हो वो हर में देगा, तो टैक्सेबल इन इंडिया। RNOR जो है, ओनली 2 टाइप ऑफ फॉरेन इनकम्स आर टैक्सेबल इन इंडिया। कौन कौन सी 2 टाइप की इनकम जो है टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम द बिजनेस कंट्रोल और पोजीशन सेटअप इन इंडिया, अगर बिजनेस जो है वो कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, या फिर प्रोफेशन जो है वो सेटअप हुआ है इंडिया के अंदर, इज टैक्सेबल इन इंडिया इन हैंड्स ऑफ RNOR इवन दो द इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया। मतलब इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया हो रही है, लेकिन जो उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, अगर जो उसका प्रोफेशन का सेटअप है वो इंडिया के अंदर है, तो उस केस के अंदर RNOR टैक्स देगा। ठीक है, और NR जो है टैक्सेबल नहीं होगा जस्ट बिकॉज वो इंडिया में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंसिडेंट ऑफ टैक्स फॉर अदर। अगर इनकम करी है इंडिया में तो वो रेजिडेंट तो देगा ही, नॉन रेजिडेंट जो होगा वो भी देगा। अगर फॉरेन है इनकम तो उस केस में इंडिया तो रेजिडेंट तो देगा ही देगा, और इस केस के अंदर नहीं देगा। ठीक है, ये बात जैसे मैंने आपको बताई थी। अब ये कुछ टॉपिक्स है जो कि इनकम डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया है। ये जो है मैं आपको एग्जेम्पशंस के साथ में या पर्टिकुलर चैप्टर के साथ में पढ़ाऊंगी तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, जस्ट बिकॉज आप जैसे अगर आप रिविजन कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से एक बार रीड आउट कर सकते हैं। बाकी जो है वो मैं आपको आगे वाले चैप्टर्स में बता दूंगी। इसके अंदर देखिए कुछ 1-2 पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने शायद तक लिख रखे हैं आपके लिए।
हाँ, मैंने आगे लिख रखे हैं वो आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आप सेल्फ रिवीजन कर रहे हैं इस केस में, मैं इसमें बता रही हूँ कि अगर कोई इंसान फर्स्ट टाइम भी मेरे पास आके पढ़ रहा है तो मैं उसको इस तरीके से पढ़ाऊँ कि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा। ये सेकेंड पेज। ओके, नेक्स्ट अप इज वी आर गोइंग टू इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया, दैट इज सेक्शन नंबर 7। कौन कौन सी इनकम है जिसको अपन मान लेंगे कि दैट इज डीम टू बी अराइज इन इंडिया, ठीक है। सबसे पहले अगर कॉन्ट्रीब्यूशन बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और इंटरेस्ट क्रेडिटेड बियॉन्ड 9.5%, ये जब अपन सैलरी चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे अपन। अभी के लिए आप एक बार याद रख लीजिए, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉय in the previous year under a pension scheme referred under section 80 CC रेफर सैलरी। देखिए मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है रेफर करो सैलरी चैप्टर को, इसलिए मैं एक बार बस रीड करा रही हूँ। जब अपन सैलरी पढ़ेंगे तब मैं इस पॉइंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बीइंग द एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंसिडेंट इंटरेस्ट देयर ऑन, ठीक है। Next up is note salary accrued to NR SIF for service rendering outside India on the foreign going ship shall not be included in total income merely because the said salary has been credited to an NRE account maintained by the Indian bank by the safeguard, ठीक है, seafarer। अब नेक्स्ट अप इज मीनिंग ऑफ अक्रूड, ये आप ढंग से पढ़िए क्या है। सेक्शन नंबर 9 दैट इज मीनिंग ऑफ अक्रूअल, ठीक है। अक्रूअल क्या होता है कि कहाँ पे इंडिया इनकम करी है। देखिए अब इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, फॉलोइंग इनकम को इंडिया में अक्रूड माना जाएगा, ठीक है, इंडिया में कमाया जाएगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्या बताता है, कोई भी इनकम जिसका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इंडिया में है तो वो अक्रूड मानी जाएगी, या फिर इंडिया में किसी असेट से कमाया, अपन ने किसी इंडिया में कोई असेट परचेज कर रखी है, इन्वेस्ट कर रखी है, सेल करी है, या इन चीज़ों में है तो उस केस में तो वो अक्रूड माना जाएगा। या इंडिया में किसी प्रॉपर्टी को सेल करने के अर्न करा है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी को सेल करा है तो उसमें अर्न करा है, या फिर इंडिया में किसी बिजनेस कनेक्शन से अर्न करा है, ठीक है, कोई बिजनेस कनेक्शन था आपने उससे अर्न करा है तो उस केस में क्या होगा, ऐसे केस में इनकम का इंडिया में अक्रूड माना जाएगा, ठीक है। सिंपल टर्म्स में लिखा है मैंने, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर आप इस टाइम पे भी इन चैप्टर्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो घबराइएगा मत, बहुत ईजी है, अपन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अप इज सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 क्या कहता है, जॉब इन इंडिया। कोई भी इनकम जो सैलरी हेड में ट्रांसफ़र है एंड सैलरी इनकम में वर्क करने के लिए मिल रही है, ऐसी सैलरी को इंडिया में अक्रूड माना जाएगा। कोई भी इनकम जो सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है और इनकम वर्क करने के लिए मिल रही है तो उसको अक्रूड माना जाएगा, वो सैलरी हेड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पर्सन को रेस्ट पीरियड या लीव पीरियड के लिए सैलरी मिलती है तो उसे भी अक्रूड माना जाएगा। जैसे लीव ट्रैवल कंसेशन अलाउंस होता है अपने पास में, कि अगर छुट्टियां हो रखी है लेकिन फिर भी अपन पेड लीव्स पे जो जाते हैं अपन, वो वाली चीज़ों को भी अक्रूड माना जाएगा। नेक्स्ट अप इज सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 2 क्लॉज 3 जॉब आउटसाइड इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट जो है इंडियन सिटीजन की सर्विस रेंडर करने के लिए उसको आउटसाइड भेज रही है, दो ऐसे पर्सन की सैलरी इंडिया में ही अक्रूड मानी जाएगी। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने किसी इंडियन सिटीजन को बाहर भेजा है और बोला है कि आप वहाँ जाके काम करिए, और अगर वो वहाँ से जो इनकम अर्न कर रहा है, मतलब वैसे तो वो आउटसाइड इनकम अर्न कर रहा है, लेकिन उस इनकम को इंडिया में ही अक्रूड माना जाएगा जस्ट बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने उसको इंडियन सिटीजन को वहाँ भेजा है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट के अलावा अगर कोई और पर्सन इंडियन सिटीजन की सर्विस करने बाहर जाता है तो उस केस के अंदर उसको अक्रूड नहीं माना जाएगा, सॉरी इंडिया के बाहर अक्रूड माना जाएगा उसको। हाँ सही बोला ना मैंने, इंडिया में अक्रूड नहीं माना जाएगा लेकिन इंडिया के बाहर तो अक्रूड माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अप इज नोट, इंडियन गवर्नमेंट अगर इंडियन सिटीजन को आउटसाइड इंडिया कोई भी अलाउंस या कोई भी फैसिलिटी देती है ना, तो उस केस में वो हर चीज़ 100% एग्जेम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंग। एग्जेम्पशन के अंदर अपन ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अप इज
सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा है फ्रॉम इंडियन कंपनी पेड आउटसाइड इंडिया विल डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। सिंपल। नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक। देखिए ये क्या है, एक सेकेंड, आपको आई थिंक ब्लर दिख रहा होगा थोड़ा सा, राइट, ओके। अगर देखिए क्या है, इस चार्ट को पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए, लोन गिवन टू, एसेट गिवन टू और टेक्नोलॉजी गिवन टू, किस किस को, ये सारी चीज़ें हैं उन लोगों को, और अगर उससे वो इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहे हैं, रॉयल्टी की इनकम अर्न कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी रिसर्च की इनकम अर्न कर रहे हैं, तो देखेंगे अगर कोई भी इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, यूज इन इंडिया, अगर यूज हो रहा है इंडिया में तो सोचने की बात ही नहीं है, उसको डायरेक्टली अपन अक्रूड मान लेंगे, तो अक्रूड अक्रूड अक्रूड, ए इज इक्वल्स टू अक्रूड, ए इज इक्वल्स टू नॉट अक्रूड, ठीक है। अगर वो आउटसाइड इंडिया यूज कर रही है लेकिन इंडियन गवर्नमेंट है, राइट, तो अक्रूड अक्रूड अक्रूड, ठीक है। नेक्स्ट अप इज, अगर रेजिडेंट है, यूज इन इंडिया है तो दैट इज अक्रूड, बट अगर यूज आउटसाइड इंडिया है तो उसको अक्रूड नहीं माने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अप इज, नॉन रेजिडेंट है, उसको यूज इन इंडिया है, यूज इन इंडिया है, इंटरेस्ट की अगर इनकम अर्न कर रहा है ना, दैट इन अंडर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5, तो उस केस के अंदर उसको नॉट अक्रूड मानी जाएंगी। अगर रॉयल्टी और टेक्नोलॉजी की सर्विस है एक बार के लिए, तो उस केस के अंदर उस चीज़ को इंडिया में अक्रूड मान लिया जाएगा, और अगर आउटसाइड इंडिया है तो बाहर जितनी भी है उनको सबको नॉट अक्रूड है, ठीक है। इसी के साथ में मेरा पूरा का पूरा आरएस चैप्टर मैंने आपको पूरा का पूरा कुछ अराउंड 26 मिनट्स हुए हैं, तो राउंड ऑफ मान लेते हैं अपन 30 मिनट्स के अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ा दिया है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट्स में भी, और आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकूँ। थैंक यू।